रचित सर, बहुत बहुत स्वागत है शो पे। नमस्कार सर। सर आपको और दर्शकों को नमस्कार। और TGIF तो सर तब होगा जब आप TGIF कराएंगे, कोई ऐसा स्टॉक, कोई ऐसी चीज जो कि इस समय दिखे। अदरवाइज बाजार पे जब नजर डाल रहे हैं तो TGIF थोड़ा मुश्किल दिख रहा है। यहाँ तो बड़ा ब्लडबाथ जैसी स्थिति थी। वो ठीक है कि आज तो एक अच्छी रिकवरी आई है। RBI से कुछ अच्छे कुछ संकेत और कुछ जो हम जैसे चर्चा कर रहे थे कि चीजें शायद फैक्टर इन ही होंगी, और वो वाला जब तक बहुत अनटोवर्ड कुछ नहीं होता, और शायद वैसे ही हुआ है। आज कुछ अनटोवर्ड तो नहीं दिखा। कोई खास चीज सर निकल के आई है आज के उनके गवर्नर साहब के अनाउंसमेंट में और RBI के पॉलिसीज के उसमें? सर देखिए, TGIF तो TGIF है, वो आप बनवा रहे हैं आज, और पूरे हफ्ते का पेन जो है वो कहीं ना कहीं अब रिलीव होता हुआ दिख रहा है। और कहीं ना कहीं निफ्टी ने भी एक लाज बचा के रखी है कि 16,800 का लेवल बोला गया था कि वो बॉटम है। और कल भी जैसे आपसे और दर्शकों से मिलना हुआ था तो उसपे हम ये 50 बेसिस पॉइंट्स की ही बात कर रहे थे कि रेपो रेट आपका 50 बेसिस पॉइंट्स बढ़ेगा। बट मैं somehow थोड़ा सा, मतलब आई डोंट नो हाउ टू पुट इट, हो सकता है कुछ लोग मेरी इस बात से इत्तेफाक रखें और कुछ लोग ना भी रखें। मेरे को ये पॉलिसी थोड़ा सा डिस्टर्ब करके गई है, और इसके पीछे कारण ये है कि कल जब हम बात कर रहे थे तो ये बोला गया था कि साहब 50 बेसिस पॉइंट रेट रह जाए और कमेंट्री सही रह जाए। कमेंट्री अगर आप एट द वेरी फेस ऑफ इट देख रहे हैं तो बहुत नॉर्मल सी लग रही है, कमेंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है। बट मेरे को कुछ ट्रिगर पॉइंट्स हैं जो कंफर्टेबल नहीं होने दे रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि एक तो इन्होंने जो ग्रोथ टारगेट है वो 7.2 से 7% किया है, और आज के टाइम जो आज इनकी कमेंट्री थी, इन्होंने बहुत ज्यादा गवर्नमेंट स्पेंडिंग के ऊपर एम्फेसिस ले किया है। तो इसको अगर हम ऐसे समझें कि क्या कहीं ना कहीं इस रेट हाइक के साथ, क्योंकि उन्होंने आज जो स्टेटमेंट दिया उसमें एक चीज भी हम समझें कि उन्होंने ये भी कहीं स्टेटमेंट नहीं दिया कि क्या ये रेट हाइक एक ऑप्टिमम लेवल पे पहुंच गई है, या क्या हम आगे रेट हाइक की उम्मीद ना करें, क्या हमारा स्टांस चेंज हो रहा है, वो भी कुछ नहीं दिया। तो हो सकता है कमिंग पॉलिसी में फिर से रेट हाइक हो जाए। अब जो मैं आपको डिस्टर्बिंग एलिमेंट बता रहा था, एक तो ग्रोथ का फोरकास्ट कम किया है, जो एट द वेरी फेस ऑफ इट बड़ा नेग्लिजिबल सा लग रहा हो कि ठीक है 20 बेसिस पॉइंट आपका ग्रोथ का जो टारगेट था वो कम किया है। मगर एक तो आप गवर्नमेंट स्पेंडिंग की तरफ बात कर रहे हैं, दूसरी चीज ये है कि कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो कोविड के बाद जो हमारा अनलॉक हुआ और उसके बाद हमने जिस तरीके से अब सारा स्पेंडिंग्स देखी, जिस तरीके से हमने मार्केट में कंपनी की तरफ से कैपेक्स आता हुआ देखा, और जिस तरीके से हमने देखा कि अब जो फिगर्स हैं, जो डिमांड के फिगर्स हैं, वो बहुत इम्प्रोवाइज होते हुए दिख रहे हैं। बट कहीं ना कहीं ये रेट हाइक, आने वाली रेट हाइक, शायद हमारे डिमांड को थोड़ा सा एक नेगेटिव डाइवर्जेंस दे सकती है। अब इसका एक कॉन्ट्रा अगर हम पॉइंट रखना चाहें तो कॉन्ट्रा पॉइंट ये भी रख सकते हैं कि देयर वाज अ रिपोर्ट व्हिच सजेस्टेड दैट इंडिया में अभी सैलरी हाइक करीबन 20% हुआ है, तो कंजम्पशन के लिए आपके पास 20% का बफर और मिल गया। बट समहाउ मेरे को गवर्नमेंट स्पेंडिंग पे इतना ज्यादा एम्फेसिस ले करने वाली बात और आगे रेट हाइक ना करने वाली बात जो है वो थोड़ी सी डिस्टर्बिंग लगी। आई मीन जस्ट अ व्यू पॉइंट दैट आई एम शेयरिंग, आई माइट बी रॉन्ग, बट अब कहीं ना कहीं हमको ये चीज समझनी होगी कि इन्फ्लेशन को फाइट करने के लिए ये जो बार बार रेट हाइक हो रही है वो हमारी ग्रोथ को भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर सकती है, और इस चीज को अब हमें थोड़ा सा समझना होगा। जैसे कि कल आपके और दर्शकों के समक्ष हमने बैंक ऑफ इंग्लैंड की भी बात करी थी कि उन्होंने बॉन्ड बाइंग चालू कर दी है, वरना इसका एक डोमिनो इफेक्ट हो जाता पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पे। तो मेरे को अब ये डायरेक्शन थोड़ा सा सही जाता हुआ नहीं दिख रहा है। जस्ट अ व्यू पॉइंट, आई माइट बी रॉन्ग, बट मेरे को अब रेट हाइक और होती हुई
अच्छी नहीं लगेगी, कहीं ना कहीं एक मूड डैम्पनर वाली बात होती हुई लग रही है, क्योंकि मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट है, हो सकता है मैं गलत हूँ, बट मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि कहीं ना कहीं अब गवर्नर साहब ऐसा हिंट जरूर देंगे कि हम एक ऑप्टिमम लेवल पे पहुंच रहे हैं और अब यहाँ से रेट हाइक बहुत ज्यादा नहीं होने वाली। इसके पीछे अब गवर्नर साहब की हम ऐसे भी मजबूरी समझ सकते हैं कि यूएस में अभी और रेट हाइक की बात हो रही है, शायद उसके चलते वो अभी इतना क्लियरली स्टेटमेंट नहीं देना चाह रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर यूएस की रेट हाइक होती रहेगी और आप रेट हाइक नहीं करेंगे तो आपका जो डेट मार्केट है वो प्रॉब्लम में आ जाएगा। बट डेट मार्केट और डॉलर इनफ्लो को मेंटेन करने के लिए अगर आप वापस रेट हाइक ऑफ करते हैं तो क्या हमारी इकोनॉमी उस रेट हाइक के साथ अपनी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी जो पकड़ी है उसको सस्टेन कर पाएगी? ये मेरे दिमाग में एक सवालिया निशान है जो मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है। I again put it forward, ये मेरा पर्सनल व्यू है, I might be wrong, क्योंकि I have not come across experts talking on the same lines. मैं भी अभी आपके और दर्शकों के समक्ष आने से पहले जहां भी सुन रहा था everybody was very happy, बट ये मेरा एक पर्सनल व्यू पॉइंट है जो मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है कि रेट हाइक कहीं ना कहीं हमारी ग्रोथ डिमांड को प्रॉब्लम में डाल सकती है। इसके आगे रेट हाइक अगर यूएस को मैच करते हुए हम करते हैं तो हमारी जो इकोनॉमिक की ग्रोथ है वो शायद थोड़ी सी एक बैक सीट ले ले, उसको थोड़ा सा कंसिडर करना होगा। और ये बहुत एक टाइट रोप होगा, क्योंकि अगर आप रेट हाइक नहीं करते हैं तो आपका डेट मार्केट से पैसा जाता है, आपका डॉलर आउटफ्लो बढ़ जाता है, बिकॉज आज भी जो एफआईएस का कैपिटल इनफ्लो हमारे इक्विटी मार्केट में वो बहुत कम है इन कंपैरिजन में डेट मार्केट में उनका बहुत ज्यादा बड़ा फंड पार्क रहता है और शॉर्ट टर्म के लिए डेट मार्केट में वो अच्छा इन्फ्यूजन करके रखते हैं। रेट हाइक अगर नहीं करते हैं तो डेट मार्केट प्रॉब्लम में आता है, बट रेट हाइक करते हैं तो हमारा जो डोमेस्टिक मार्केट है अब वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में ना आए, बस वो एक डिस्टर्बिंग फैक्टर है। तो वो एक चीज है जो मुझे थोड़ी सी डिस्टर्ब कर रही है आज की पॉलिसी के बाद। नॉट दैट पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट, जस्ट माय पर्सनल व्यू पॉइंट, टाइम एंड अगेन मैं ये बोल रहा हूँ, बट मेरे को थोड़ा सा डिस्टर्ब किया है आज की पॉलिसी ने, तो वो थोड़ा सा एक मूड डैम्पनर था। बट हाँ, मार्केट्स आर हैप्पी, मार्केट्स आर रिस्पॉन्डिंग इन अ गुड मैनर। कल अपनी जब बैंक निफ्टी में बात हुई थी, आई थिंक इट वाज होवरिंग समवेयर नियर 37,700 37,750, तब हमने 37,450 का एक बॉटम की बात करके और बैंक निफ्टी में बोला था कि आप प्लस पोजीशन बना सकते हैं। इट इज रिस्पॉन्डिंग, एवरीबडी इज हैप्पी, जस्ट एक मेरा व्यू पॉइंट है जो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, दैट्स इट। और वो मेरे को लगा कि मुझे आपके और दर्शकों के सामने पेश करना चाहिए, क्योंकि हम आरबीआई की पॉलिसी की बात कर रहे हैं। मुझे ये फैक्टर थोड़ा सा डिस्टर्बिंग लगा है। अब इसको वो कैसे आगे लेके जाते हैं, कैसे रेट हाइक कितनी करते हैं, वो एक देखने वाली बात होगी। जी ठीक है, तो ये आपका पर्सनल व्यू है और वही चाहिए, एक ईमानदार ऑनेस्ट व्यू आपने हमें दिया कि किस तरीके से आपको अभी तक, और वो ठीक है कि अभी बहुत डिटेल और आना बाकी है, क्योंकि अभी तो बहुत सारी चीज बस आई है, अभी डिटेल तो इसके अंदर में उसके बिटवीन द लाइंस क्या है और इन द लाइंस क्या, दोनों ही पढ़ना होगा, लेकिन उसमें आगे उसको और एनालाइज कर रहे हैं। लेकिन ऑन फर्स्ट एक जो ग्लिम्स है उसमें आपको इस तरीके का लग रहा है। एक काम करते हैं, हमारे साथ में अविनाश सर जुड़ गए हैं प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज से, और उनसे भी एक बार व्यू ले लेते हैं इस पे कि आरबीआई की पॉलिसी को कैसे देख रहे हैं और उसका कैसा असर देखते हैं आगे आने वाले समय में। अविनाश सर, बहुत बहुत स्वागत है शो पे। नमस्कार सर। हाँ, गुड आफ्टरनून एलेक्स। गुड आफ्टरनून सर। अविनाश सर, आपकी क्या राय है, आरबीआई पॉलिसी कैसे देख रहे हैं और उससे आगे का रास्ता कैसा दिखता है बाजार का? देखिए, 50 बेसिस पॉइंट जो मार्केट का एक्सपेक्टेशन था वो 50 बेसिस पॉइंट ही रेपो रेट हाइक हो गया है। बट आई थिंक उन्होंने दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट कही है कि इन्होंने कहा है कि जो ग्लोबल एनवायरनमेंट है वो अभी काफी चैलेंजिंग हो गया है, स्पेशली यूरोप को लेके, यूएस को लेके, और आने वाले दिनों में उनका मानना है कि अगर यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होती है तो हमारे एक्सपोर्ट्स के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ट्रेड डेफिसिट तो ऑलरेडी कल जो आंकड़े आ गए थे वो काफी कंसर्निंग थे। सबसे बड़ी बात, रुपया मेरे ख्याल से जिस प्रकार का लेवल पहुंचा है 81.5, ये जो इंटरेस्ट रेट हाइक किया है ये बेसिकली रुपया का वीकनिंग स्टॉप करने के लिए किया है। तो मेरे ख्याल से आने वाले एक या दो पॉलिसी के लिए इंटरेस्ट रेट हाइक चलता रहेगा एलेक्स, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो बेसिकली है अभी जो क्रेडिट ग्रोथ साइकिल है 15-16% उन्होंने कही है, वो कितने लेवल तक, ग्राउंड लेवल तक पहुंचती है। क्योंकि अगर ये ग्राउंड लेवल तक पहुंचती है तो हमारी इकोनॉमी में काफी ग्रोथ हम देख रहे हैं, 7-7.5% का जीडीपी ग्रोथ इस साल आने की अपेक्षा है। अगर हम ग्लोबली इसको कंपेयर करें यूएस से या यूरोप से तो हम काफी वेल पोजिशनड है।
बट ओवरऑल आई थिंक डेफिनेटली आने वाला जो जो पीरियड है वो यूरोप को लेके बहुत चिंताजनक है, और स्पेशली मुझे लग रहा है कि मार्केट्स इसको नजरअंदाज नहीं करेगा। आज तो एक शॉर्ट टर्म बाउंस आपको देखने को मिला है, क्योंकि कोई भी ऐसी नेगेटिव चीज गवर्नर साहब ने कही नहीं है, उनकी पॉलिसी एकोमोडेटिव नहीं है, ज्यादातर न्यूट्रल थी, तो मार्केट्स ने ये बात अच्छी तरह से सेंटिमेंट में मेजर कर ली है। लेकिन कितना मार्केट सस्टेन होता है आगे, ये बहुत कहना मुश्किल है। मुझे लग रहा है कि अभी भी मार्केट्स में ग्लोबल जो हेडविंड्स है वो काफी खराब है। कल जो एप्पल ने कहा है कि उनका प्रॉफिट ग्रोथ का उन्होंने वार्निंग दिया है, प्लस मेटा यानी फेसबुक ने भी कहा है कि इनके लिए अभी आगे दिक्कतें बढ़ेंगी। तो मुझे लग रहा है कि जो अक्टूबर में रिजल्ट सीजन वहां पे आएगा, यूएस मार्केट्स में और गिरावट आने की पॉसिबिलिटी है, और अगर यूएस मार्केट गिरते हैं तो डेफिनेटली हमारे यहाँ पे इंडियन मार्केट में भी उसका थोड़ा बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। तो मार्केट्स आने वाले दिनों में काफी वोलेटाइल रहेंगे। स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी अप्रोच करिए, और जैसे मैं आपके शो पे हर बार कहता हूँ कि जो डोमेस्टिक मार्केट को केटर करने वाली जो कंपनी है वहां पे फोकस ज्यादा रखें, क्योंकि वहीं से ज्यादा आउट परफॉर्मेंस आपको अगले 6-12 महीने में मिलेगी। तो मोटा मोटी आई थिंक पॉलिसी तो इनलाइन आई है, लेकिन आज का जो बाउंस है वो प्योरली एक शॉर्ट टर्म बाउंस है। थोड़ी शॉर्ट कवरिंग हो गई है, क्योंकि मार्केट में काफी लोग शॉर्ट गए थे, तो आज शॉर्ट कवरिंग हो गई है। तो ये कितना दिन चलेगा ये अभी आगे हमको सबको देखना पड़ेगा जी। और इसी से अविनाश सर एक और चीज, उस पर आपका भी कमेंट चाहूंगा और रचित सर का भी, कि हम रुपए की गिरावट भी देख रहे हैं और वो एक्सट्रीम होता जा रहा है। मतलब इन वे की बार बार हम रिकॉर्ड और नेक्स्ट रिकॉर्ड मतलब की बात कर रहे हैं कि 80 रुपए कब चला गया, 81 कब हो गया और 82 कब हो गया। मतलब अभी तो मैटर ऑफ डेज हो गया, वीक्स की भी बात नहीं और मंथ्स की भी बात नहीं है, जो कि स्पीड वो बहुत तेज है। उसके चलते जो एक सीधा एक बहुत ही टेम्परेरी या शॉर्ट टर्म एक चीज जो देखा जाता था कि बहुत सारी आईटी कंपनीज को फायदा होगा या एक्सपोर्ट रिलेटेड, वो तो शायद मिटिगेट हो गया, क्योंकि हम इकोनॉमिक डाउनटर्न की भी बात कर रहे हैं, रिसेशन की भी बात कर रहे हैं। उसके चलते कुछ और चीजें जो कि वो जो एक फर्स्ट एक उसका असर देखते थे, उसके अलावा उसके बियॉन्ड और थोड़ा लॉन्गर टर्म की अगर बात करें तो उसको कैसे देखते हैं सर, रुपए की गिरावट को, अविनाश सर? देखिए, पहली बात तो एलेक्स, नॉर्मली हर साल जो रुपया होता है हमारा वो कम से कम 4 या 5% डेप्रिशिएट होता है, बट इस बार तो जो डेप्रिसिएशन हमने रुपया में देखा है वो बहुत ही ज्यादा है। आपने सही कहा कि बहुत ही छोटे समय में बड़ी गिरावट रुपया के प्राइस में आ गई है। मेरा मानना है कि देखिए, यूएस और यूरोप में अगर रिसेशन आता है, यूरोप में तो कंडीशंस बहुत ही खराब है। वहां पे हमने कल देखा कि जो इन्फ्लेशन का नंबर था वो यूरोप में करीबन 10% पहुंचा है। तो ये बहुत ही मेरे ख्याल से जर्मनी में था 10%, तो ये बहुत ही डेंजर की पॉइंट है, क्योंकि इन्फ्लेशन जब डबल डिजिट जाता है तभी उसको नीचे लाने में बहुत दिक्कत होती है। ओवरऑल जो सेक्टर्स वहां पे डिपेंडेंट है, जैसे कि ऑटो है, फार्मा है, ऑटो कंपोनेंट्स है, आईटी है, ये सारे सेक्टर में हमको लग रहा है कि कम से कम दिसंबर या जनवरी का क्वार्टर जो रहेगा ये काफी चैलेंजिंग रहेगी, क्योंकि मान लीजिए डिप्रेशन आता है, रिसेशन आता है, तो वहां पे आपको डिमांड तो कम होगी और रुपया वीक होता है, तो इंडियन इकोनॉमी के लिए, एक्सपोर्टर्स के लिए अच्छी बात है, लेकिन वहां पे भी दिक्कत है। लेकिन हमारा सबसे बड़ा जो इम्पोर्ट बिल है वो क्रूड का है। तो क्रूड में एक ही अच्छी बात हो गई है कि 110-120 डॉलर से अभी वो 80-85-90 डॉलर हो गया है, तो वहां पे थोड़ा सा बेस लेवल कम हो चुका है। बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एलेक्स, रुपया हो सकता है कि शायद और थोड़ा डिप्रिशिएट हो, क्योंकि जिस प्रकार की इकोनॉमी में हम बदलाव देख रहे हैं, यूएस इकोनॉमी तो पेरेंट इकोनॉमी है, उसको हम एक सेफ हेवन बोलते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कि आपको 82-83 का भी लेवल रुपया में देखने को मिले। तो मेरे ख्याल से जो ग्लोबल हेडविंड्स है वो अभी भी मेरे ख्याल से काफी चैलेंजिंग है। तो इंडियन इकोनॉमी के लिए जरा थोड़ा सा एक डिफिकल्ट पीरियड आने वाले 6 महीने में आ सकता है। अगर ये यूरोप में और यूएस में रिसेशन कंटिन्यू होती है तो हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए भी, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी है, उनके लिए बहुत दिक्कतें रहेगी, और उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ते जाएगा। ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जाएगा और ऑलरेडी बढ़ रहा है। रचित सर, इस पे एक क्लोजिंग कमेंट आपका भी, रुपए की गिरावट। देखिए, अविनाश सर को मैं बिल्कुल बैक करूंगा कि आज आपका रुपया डेप्रिशिएट करता हुआ दिख रहा है, बट इसमें एक चीज आप देखिए कि आज भी हमारी जो इकोनॉमी है वो एक नेट इंपोर्ट में है। वी डोंट एक्सपोर्ट मोर देन व्हाट वी इंपोर्ट। क्रूड ऑयल की जहां तक बात है, अविनाश सर बिल्कुल सही बता रहे हैं कि इतना ज्यादा नीचे आ गया है, तो एक हमको रुपया डेप्रिसिएशन का कहीं ना कहीं वहां से कुशनिंग मिल रहा है। मगर इसमें एक चीज और है कि हम देखें, रुपए जो हमारे एक्सपोर्ट को सपोर्ट करेगा वो एक सेकेंडरी फैक्टर बन जाएगा अगर यूरोप की इकोनॉमी जिस तरीके से अब
आगे बढ़ती हुई वीकनेस दिखा रही है, कहीं ना कहीं हमारा रुपया अगर स्ट्रेंथन भी होगा, उसके बावजूद भी यूरोप में जो आपका डिमांड है वो इतना ज्यादा वीक है कि रुपया का जो मूवमेंट है वो इतना ज्यादा मिटिगेट करता हुआ हो सकता है ना दिखे, क्योंकि यूरोप वैसे ही एक बहुत वीक डायरेक्शन में जा रहा है। तो रुपया तो डेफिनेटली अभी ऊपर ही जा रहा है, बट यूरोप की तरफ से डिमांड आती हुई अभी नहीं दिख रही है। जैसे कि अविनाश सर बता रहे थे कि आने वाले 2 क्वार्टर खराब ही दिख रहे हैं, और जैसे कि पिछले हफ्ते हमने डिस्कस किया था कि यूरोप अब जैसे जैसे सर्दियों को अप्रोच कर रहा है और उनकी जो कंस्ट्रेंट्स अलग चल रही हैं, तो यूरोप की वीकनेस अपनी जगह है, और कहीं ना कहीं हमारे एक्सपोर्ट्स जो हैं वो यूरोप और यूएस की तरफ कहीं ना कहीं डैम्पन होते हुए दिखेंगे। तो ये एक प्रॉब्लम है। इंटरेस्टिंग है, और ये एग्जैक्टली वो जो बेयर्स एंड बुल्स का जो गेम होता है, ये जो टग ऑफ वॉर जैसी चीज है, वो वाली चीज है कि एक तरफ रुपए की गिरावट का फायदा होना चाहिए था, लेकिन रिसेशन और वो वाली जो चीजें हैं डिमांड की कमी के चलते वो फायदा उतना नहीं होता हुआ दिख रहा है। तो वो एक चीज है। रुपए की गिरावट की वजह से जहां वो बहुत सारी और दूसरी चीजें या वो अलग, या क्रूड ऑयल के दाम की गिरावट की वजह से जो फायदा होना चाहिए था, लेकिन वही बहुत सारी और दूसरी फैक्टर्स हैं जो कि उतना फायदा नहीं होने दे रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग। और ये और आप लोग सर इतने सालों से बाजार में है, अविनाश सर आपसे भी पूछूंगा और रचित जी उसके बाद आप भी बताइएगा, क्या ये आप ये वो पीछे आपके पूरे करियर में इतना समय ऐसा वाला इंटरेस्टिंग है, इतनी सारी चीजें हर एक साथ काम कर रही हैं और इतनी बड़ी बड़ी चीजें और इतने बड़े बड़े लेवल्स पे। तो छोटा छोटा होना एक चीज है, 10 पैसे 20 पैसे रुपया गिरा वाली एक चीज अलग है सर। हम मतलब हफ्ते में 2 रुपए 3 रुपए की बात कर रहे हैं, बड़े परसेंटेजेस की बात कर रहे हैं, और वही चीज क्रूड ऑयल की भी बात कर रहे हैं कि कहाँ $100 से ऊपर और कहाँ $80 के पास। मतलब इतनी फ्लक्चुएशन, इतना वोलेटिलिटी। एक वो जो टर्म कई जगह हम मैनेजमेंट के अंदर में यूज करते हैं, वूका वर्ल्ड, वो जो वोलेटिलिटी है वूका वर्ल्ड वाली, क्या ये बाजार के लिए नई है और ये अब ऐसे आगे कंटिन्यू रहेगी, या ये हमेशा से ऐसे ही रहा है, बस हम अब अभी इस समय देख रहे हैं तो इसलिए हमें लग रहा है कि नया है या कुछ अलग तरीके से? अविनाश सर। देखिए एलेक्स, मुझे लग रहा है कि मेरे 30 साल के एक्सपीरियंस में ये पहली बार है कि मार्केट्स बेसिकली एनर्जी क्राइसिस देख रहे हैं, फिर कोविड हो गया। मेरे ख्याल से मैं यही निवेशकों को कहूंगा कि देखिए हर बुरे समय के बाद एक अच्छा समय आता है, और इक्विटी मार्केट में हमने बेयर मार्केट्स, मैंने 3 बेयर मार्केट्स मेरे करियर में देखे हैं। तो बेयर मार्केट में रियल वेल्थ क्रिएशन का शुरुआत होती है, तो इससे घबराना नहीं चाहिए। अगर आप निवेशक है तो लॉन्ग टर्म सोचिए। देखिए ट्रेडिंग के लिए तो बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि एसेट मार्केट में इंट्राडे ट्रेडर हो या पोजिशनल ट्रेडर हो, उनके स्टॉप लॉसेस बहुत जल्दी ट्रिगर होते हैं। लेकिन वेल्थ क्रिएशन के लिए अगर किसी निवेशक के पास समय है तो मैं समझता हूँ कि इसको डेफिनेटली अपने रडार पे अच्छे स्टॉक्स और अच्छे सेक्टर्स रखने चाहिए। अभी भी मैं कहता हूँ कि डोमेस्टिक सेक्टर्स है, जैसे कि मिसाल के तौर पे हमने अभी 1-2 कंपनीज पे काम किया है। मैं बताना चाहता हूँ कि आप हॉलीडे वाली कंपनियां देखिए, महिंद्रा हॉलीडेज देखिए, सारेगामा देखिए, ये सारी कंपनीज में मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। यहाँ पे इन्फ्लेशन 10% भी हो गया तो भी इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। छुट्टियों का मौसम इतना स्ट्रांग है एलेक्स, मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे दोस्त सभी लोग बहुत छुट्टियों के मूड में है। तो ये जो बिजनेसेस है यहाँ पे कोई भी करेक्शन अगर आपको मिलता है ना, तो ऐसे शेयर्स आपको एक्यूमुलेट करने चाहिए। तो वैसे तो ये तो सिर्फ एग्जांपल्स थे, लेकिन कहने की बात है कि आपकी जो स्ट्रेटेजी है ना, वो आपको थोड़ी सी फाइन ट्यून करनी पड़ेगी, और आपको बेसिकली वही सेक्टर चूज करने पड़ेंगे और वही कंपनी सेलेक्ट करनी पड़ेगी जो इस माहौल में भी थोड़ा सा ग्रोथ दिखा सकेंगे। तो मौका अच्छा है मेरे ख्याल से। अगर बाजार में थोड़ा करेक्शन आता भी है आगे, अगर 17,000 के नीचे भी जाता है, तो इसको एक अपॉर्चुनिटी समझ लीजिए। और ये मैं कह रहा हूँ क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि लोग सिर्फ तेजी में एंटर करते हैं। हमने मंदी के बाजार देखे, तो मंदी में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो उसका अल्फा और वेल्थ क्रिएशन बहुत बढ़िया आता है। तो ये रिटेल इन्वेस्टर्स को मानना चाहिए कि ये मार्केट है, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आपको पैसा बनाना है तो अपॉर्चुनिटी आपको गंवानी नहीं चाहिए। तो ये है। और एक इंटरेस्टिंग चीज जो अविनाश सर कह रहे हैं कि इस समय आपको अब थोड़े समय के लिए वसुधैव कुटुंबकम थोड़ा ब्रेक दे दीजिए। ग्लोबल वर्ल्ड, ग्लोबल विलेज की बात जो करते हैं सारी दुनिया, उसको ब्रेक दे दीजिए। अभी हम अपने आप को आत्मनिर्भर पे फोकस कर लें तो ज्यादा बेहतर है, और उन चीजों पे, उन स्टॉक्स पे फोकस कर लें जो इंटरनली डोमेस्टिकली ही काम करते हैं। तो यही कह रहे हैं ना विनाश सर कि अगर हम जैसे आप महिंद्रा की भी बात कर रहे हैं तो बिल्कुल बिल्कुल एलेक्स। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए 1-1.5 साल पहले सभी लोग प्लेटफॉर्म कंपनीज और जो फैंग वाली कंपनीज थी, जैसे कि फेसबुक हो गया, अमेजोन हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, गूगल हो गया,
आज हम देख रहे हैं कि इन सारी कंपनीज को जोर से पिटाई आ रही है। इनफैक्ट गूगल की मैनेजमेंट ने कहा है कि वो भी बहुत खराब समय देख रहे हैं। फेसबुक ने कहा है कि बहुत खराब समय आने वाले दिनों में आने वाला है। कल एप्पल ने प्रॉफिट की वार्निंग दी है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए समय बदलता है, ओल्ड इकोनॉमी के स्टॉक्स अभी वापस चल रहे हैं। इनफैक्ट कल मैं देख रहा था कि एक्सॉन ग्लोबल का जो ऑयल एंड गैस का जो शेयर है वो एलेक्स काफी अच्छी तरह से स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। तो आप यकीन नहीं करोगे, बहुत लंबे समय के बाद जो पुराने काइंड ऑफ सेक्टर्स के स्टॉक्स है वो वापस अभी फ्लेवर में आ रहे हैं। तो मार्केट में आपको निम्बल फुटेड होना चाहिए, एक थीम पे ही अटकना नहीं चाहिए, क्योंकि वही से आपकी स्ट्रेटेजी बन सकती है। तो ये बात रिटेल इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखनी चाहिए कि कभी भी कोई भी सेक्टर से पूरी तरह से एकदम बुलिश मत बनिए। जैसे ही ट्रेंड बदलेगी तभी आपको दूसरे सेक्टर्स पे वॉच करके वहां पे निवेश करना है, तो मार्केट में वही तरीके से आपका पैसा बनेगा। ठीक है, लेकिन कुछ एक थीम जिसमें कि एक हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल टूरिज्म कह रहे हैं अविनाश सर की घूमने के लिए सब मूड में है। मैं भी हूँ सर, कोई टिकट नहीं भेज रहा, बस ये दिक्कत है। तो कोई स्पॉन्सर करेगा जैसे ही तो तुरंत सबसे पहले मैं निकल जाऊंगा। रचित सर, आपकी नजर कहाँ पे है इस समय बाजार में और क्या स्ट्रेटेजी बना रहे हैं? देखिए बिल्कुल जो अविनाश सर बता रहे हैं, अपने डोमेस्टिक स्पेंडिंग्स पे हमको बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए आज के टाइम। और फ्रैंकली जो अभी पिछले पॉइंट में मैंने बोला था कि अब हमारे एक्सपोर्ट्स और इंटरनेशनल ट्रेड्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती हुई दिखेगी, बट इसमें मैं एलेक्स सर एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि अब आप एक ऐसे जंक्शन पे पहुंच गए हैं जहां पे अगर आप अपने आप को डीकपल करने की कोशिश भी करें तो वो होना थोड़ा सा मुश्किल है। मेरा एक्सपीरियंस अविनाश सर के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम है, मतलब आई हार्डली हैव 18 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। बट इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा जो अविनाश सर ने अभी बोली कि जब भी मार्केट करेक्ट करता है इट इज ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट टू क्रिएट वेल्थ। इसमें एक हिस्टोरिकल इवेंट मैं ऐड करना चाहूंगा टू बैक अविनाश सर कि इन द ईयर 2008 इन द मंथ ऑफ सितंबर व्हेन वी स्टार्टेड ऑफ विद करेक्शन, आप ये देखिए कि इंडियन स्टॉक मार्केट, इफ आई एम करेक्ट विद माय फिगर्स, 55 to 60% करेक्ट किए थे फ्रॉम सितंबर 2008। और उस बॉटम पॉइंट से अगर हम देखें आज के टाइम तो आप ये देखें कि हम करीबन 4.5 टाइम्स बढ़ के बैठे हुए हैं। और ये हमारी इकोनॉमी और हमारी ग्रोथ स्टोरी को प्रूव करने के लिए बहुत वैलिड पॉइंट है। तो डेफिनेटली मतलब जो मेरी भी रिकमेंडेशंस है वो इंडियन ग्रोथ स्टोरी पे ही है। और अभी जैसे मैं गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स और इंफ्रा स्पेंडिंग्स की बात कर रहा था तो मैं भी वोल्टाइम ट्रांसफॉर्मर्स और जेवीएम ऑटो लेकर आया था। तो दैट वी कैन आई थिंक टेक लेटर ऑन जब अपन अविनाश सर से फ्री हो जाएंगे, क्योंकि मेरी पंचायती फिर चलेगी। ठीक है, लेकिन फोकस आपने वही बता दिया है कि है उसी तरीके का सेक्टर है जो कि कहीं ना कहीं, तो ठीक है कि हम कंप्लीटली आइसोलेट तो नहीं हो सकते हैं, वो ठीक है, वो एक चीज है, लेकिन वो रब ऑफ इफेक्ट आएगा, बहुत तरीके से इफेक्ट आएगा। लेकिन कोशिश हम ये रखते हैं कि ऐसी वाली चीजों पे और ऐसी कंपनीज पे जो कि डोमेस्टिक फैक्टर्स पे ही प्ले कर रहे हो उनके साथ में रहें, तो शायद वो बेहतर स्ट्रेटेजी हो सकती है। बहुत शुक्रिया रचित सर।